सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है। देखो, मेरा चेहरा आप सभी को दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे भाई, आप सभी वीडियो को भगा भगा के मत देखना। मैं आप सभी को आज की क्लास में 50 ऐसे क्वेश्चन को दिखाने वाला हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और मैं आप सभी को जिस तरीका से बताऊंगा सीधे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, फिट। ठीक है, इसलिए आप सभी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के अवशेष जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, शायद बहुत सारे बच्चे को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी यानी कि राखालदास बनर्जी ने किए थे, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आप सभी को एकदम लिख लिख के एकदम फोटो दिखा दिखा के पढ़ा देता। ठीक है, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे तो मैं भी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा पाऊंगा, जो बच्चे 2028 में एग्जाम देंगे। अगर आप सभी चाहते हो कि मैं ऐसे तरीका से पढ़ाऊं कि किसी भी बच्चे को मेरा चेहरा दिखाई दे, सभी बच्चे को मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ, पूरा कैमरा सेटअप लगा करके, तो मेरे को सपोर्ट करो। सपोर्ट करने में आपको कुछ नहीं जाएगा मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ठीक है, मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन आप सभी कोई तरह का सपोर्ट नहीं दिखाते हो। सपोर्ट मेरे को करो मेरे भाई, आप सभी के सपोर्ट को मेरे को बहुत ज़रूरत है, बहुत। ठीक है, खैर छोड़ो, ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप सभी सोचते हो ऐसा कि नहीं सोचते हो। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के अवशेष जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी। ठीक है, फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पर, राखालदास बनर्जी। ठीक है, ध्यान से देखो, एकदम आराम से किसी एक स्थान पर आराम से बैठ जाओ, आराम से देखो, सभी क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो आर.डी. बनर्जी, जिनको हम सभी जानते हैं और जिनका पूरा नाम है राखालदास बनर्जी। कब किया था ये आपको मालूम है? अगर आपको मालूम है तो आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप सभी अपने प्यारे हाथों से जाकर के कमेंट करो कि सर राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज इस वर्ष किया था, यानी कि इतना दिन को किया था। आप सभी तारीख लिख देना। ठीक है, जिनको नहीं मालूम है मेरे भाई याद कर लो, यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 1922 में किया था। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं हम सभी क्वेश्चन को, फिर से मैं आप सभी को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के अवशेष जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? वीडियो को भगाना मत, वीडियो को भगा भगा के मत देखना, हर एक लाइन में इंपॉर्टेंट बात बताया गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। राखालदास बनर्जी ने कब किया था? तो 1922 में किया था। ठीक है, और हाँ, मैं आप सभी को एक बात और बता देता हूँ, यहाँ देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं काफी अच्छे से आपको लिख के बता देता। ठीक है, तो देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो 1921 में की थी। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने आप सभी को लगभग 5-6 क्वेश्चन बताया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्या आप सभी को याद हो गया? अगर आप सभी को याद हो गया है तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक अभी तुरंत कर दो, तुरंत अभी आप सभी वीडियो को लाइक करो। चलिए, याद हो गया होगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, एकदम आराम से। 2 नंबर में देखिएगा क्या क्वेश्चन है। इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? एक किताब है जिनका नाम है इंडिका, इसको किसने लिखा? ठीक है, इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है इनको किसने लिखा था? कौटिल्य, अलबरूनी, मेगास्थनीज या फिर वेनसोंग? तो देखो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, मेगास्थनीज। ठीक है, ध्यान से देखो, सभी क्वेश्चन आपको याद करना है मेरे भाई। ठीक है, अभी कितना गर्मी है, मैं फिर भी आप सभी को, मेरा कहने का मतलब है मैं फिर भी आप सभी के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। किनके लिए? आप सभी के लिए। लेकिन आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ना ही वीडियो को देखते हो। देखो और पढ़ो। ठीक है, अभी समय पढ़ लो। 3 नंबर में, प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए, प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन या फिर पतंजलि? तो देखो, 3 का सिंपल आंसर है हरिसेन ने की थी। ठीक है, सभी क्वेश्चन का 100% मैं आप सभी को राइट आंसर बताऊंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, गुप्त काल में कौन सा चीन यात्री भारत आया था?
सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूं और आगे भी बोलता रहूंगा, ठीक है। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? और हाँ, आपसे भी थंबनेल पे, यहाँ देखो मेरे घर के ऊपर से भी जहाज जा रहा है, ठीक है। आपसे भी थंबनेल पे देखे होंगे, वहां पर लिखा हुआ था कि आप 90% से प्लस मार्क्स लाना चाहते हो। तो देखो, इस पर भी मैं आप सभी को आगे बताऊंगा कि कैसे आप स्मार्ट स्टडी के जरिए, यानी कि गुप्त तरीका से पढ़ाई करके आप हिस्ट्री में 90% से प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे भी सहमत हो तो कमेंट कर दो, सर हम सहमत हैं। मैं समझ जाऊंगा कि आपसे भी सहमत हो, ठीक है। चलिए, फिलहाल के लिए आपसे भी क्लास करिए, मैं आप सभी को आगे कहीं पर बता दूंगा, ठीक है। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर दो, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, 4 का राइट आंसर है फायान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन नंबर बी फायान आया था, ठीक है। चलिए, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा काल है जिसे हम सभी स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे, आप सभी क्वेश्चन बैंक को उल्टा के देखना, ये सभी क्वेश्चन कितने बार पूछे जा चुके हैं आपको खुद पता चल जाएगा। 5-6 साल से लगभग ये सभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो, 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल, ठीक है। ध्यान से देखो, याद हो जाएगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? क्या बताऊं यार, 1001% चांस है ये सभी क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे 2027 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। महाभारत की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में हुई थी, ठीक है। 7 नंबर में देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो देखो, आपको याद रखना है, अगर आपको याद नहीं है तो बोध गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, लुम्बिनी में टिक मारते हैं, जो कि गलत है, बोध गया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 8 नंबर में देखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म होगा या फिर जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म? बताइए, अगर आपको जानकारी है तो बताइए। जी, जैन धर्म होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बैठ के, जहाँ पर मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ, वहाँ पर 2 बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और वो अपना सही आंसर को सिलेक्ट कर रहे हैं। वो बच्चे बोल रहे कि मेरा सर, आप जो 50 क्वेश्चन दिखाने वाले हो, इस 50 क्वेश्चन में मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपसे भी ऐसा करना चाहते हो तो करो, ठीक है, आपके लिए भी ये जरूरी है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से, ठीक है। सही है आप सभी का। अशोक किस वंश का शासक था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए आप सभी, अशोक किस वंश का शासक था? जी, 9 का राइट आंसर बी, ठीक है। हाँ, मौर्य वंश होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। 10 नंबर में, त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? आप सभी अपना सेलेक्ट करो, आप सभी लास्ट में बता देना मेरे को, ठीक है। त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? तो 10 का सिंपल आंसर है बौद्ध धर्म, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बौद्ध धर्म, सही है। 11 नंबर में, अकबरनामा की रचना किसने की थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? बताइए। 11 का सिंपल आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल, ठीक है। ध्यान से देखो, याद हो जाएगा। देखो, लगभग बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हम 2027 के बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री में 90, यहाँ देखो, 90% से प्लस मार्क्स लाएं। कम नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इनसे पहले 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए इनसे पहले मैंने हिस्ट्री का लगभग 3-4 क्लास करवा दिया है। अगर आप सभी इनसे पिछले वाले क्लास को नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, इनसे पिछले वाले क्लास को भी आप सभी जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि सभी वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कैसे आप 90% से प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सभी वीडियो में VBI क्वेश्चन, ठीक है। सभी वीडियो में आपको केवल VBI क्वेश्चन दिखाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैनल पर आप सभी को स्मार्ट स्टडी के जरिए, यहाँ पर देखो क्या होता है, इस चैनल पर आप सभी को केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, यानी कि स्मार्ट स्टडी, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट करवाया जाएगा, केवल आप सभी को स्मार्ट स्टडी के जरिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयारी करवाया जाएगा। अगर आप सभी चाहते हो कि हम सभी सब्जेक्ट में अच्छे अंक लाएं, आप सभी जाकर के प्ले लिस्ट खोल लेना, वहाँ पर देखना आप सभी जिनका जो सब्जेक्ट है, सभी वीडियो में बताए गए हैं कि कैसे आप 90% मार्क्स हासिल कर सकते हो। इस चैनल पर आप सभी को रुचि बिहार क्लासेस पर आप सभी को केवल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया जाता है, और वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ठीक है। अगर आप सभी क्वेश्चन को देख लेते हो, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, यहाँ देखो, 2027 तक मैं जितना भी क्लास लेकर आऊंगा,
चाहे आप हिस्ट्री के तैयारी करना चाहते हो, ठीक है। हिस्ट्री का मैं जितना भी क्लास लेकर आऊँगा लगभग 200 क्लास होगा या फिर 300 क्लास हो जाएगा, 300 वीडियो हो जाएगा, जो हो जाए, ठीक है। अगर आप सभी वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो आप मेरे भाई 90% को काट दो, 95% मार्क्स एकदम चुटकी बजाते ही आप सभी हासिल कर सकते हो। आगे आप सभी समझदार बच्चे हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप सभी को केवल स्मार्ट स्टडी के जरिए पढ़ाई करवाया जाता है। 11 नंबर में देखिएगा। चलिए, अकबरनामा की रचना किसने की थी? मैंने आप सभी को बता दिया था, अबुल फजल होगा, ठीक है। 11 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए, बढ़ते हम सभी अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर में तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? अब यहाँ पर भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, जहांगीर में टिक मारते हैं, शाहजहां में टिक मारते हैं, औरंगजेब में टिक तो नहीं, बहुत सारे कम बच्चे टिक मारते हैं, लेकिन जहांगीर में बहुत सारे बच्चे टिक मारते हैं, जो कि सरासर गलत है। जहांगीर ने तंबाकू पर आरोप लगाया था, यानी कि जहांगीर ने तंबाकू को रोका था। तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। समझ तो आपसे भी। चलिए, अगला क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। 14 नंबर में शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय को, ठीक है। याद रखिएगा, शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरियर और बुक्का, या फिर देवराय प्रथम, या फिर कृष्ण देवराय, या फिर सदाशिव राय? अगर आपको जानकारी है तो अपने प्यारे हाथों से कमेंट कर लेना, ठीक है। 15 का सही आंसर होगा जी, हरियर और बुक्का। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। 16 नंबर में देखिएगा, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? विजयनगर के शासक मतलब वहां के नेता जो थे, वहां के जो लीडर थे, जो राजा थे, ऐसे समझिए आप सभी। विजयनगर के राजा अपने आप को राय कहते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? पानी पीने दीजिए मेरे को, पानी पी लेता हूँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है? हम्पी, चिदम्बरम, बेलूर, या फिर श्रीरंगम? तो देखो, 17 का भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? हम्पी में है। 18 नंबर में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो स्वामी रामानंद ने किया था, ठीक है। सॉरी, यहाँ देखो क्या होगा, 18 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? बताइए अगर आपको मालूम है तो। जी, ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल में आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर बी। 20, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? फारसी होगा, या फिर उर्दू, या फिर अंग्रेजी, या फिर अरबी? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, जिनमें से आपको नहीं करना है। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरबी भाषा में, ठीक है। अरबी भाषा में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, ठीक है। 21 नंबर में अस्थायी बंदोबस्त, जिसे हम सभी जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया था? बताइए। 21 नंबर में जो क्वेश्चन है आपको ध्यान से देखना है और बताना है आप सभी को कमेंट करके। अस्थायी बंदोबस्त, यहाँ पर मैं आप सभी को एक बता दूंगा, लगभग 3-4 जगह पर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि कहाँ कहाँ लागू किया गया था, ठीक है। अब देखो, 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में, ठीक है। पंजाब में भूल के भी टिक मत मारना, ठीक है, ये सभी गलत है। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में और बिहार में और उड़ीसा में लागू किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं 22 नंबर में, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? बताइए मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो 22 का सिंपल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू और कानू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होंगे। 23 नंबर में देखते हैं, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? बताइए जी, होल्ट मैकेंजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 23 का। चलिए 24, यहाँ देखो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, चलो आपसे भी पढ़ लो। देखो, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। देखो, महलवाड़ी व्यवस्था की योजना और शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी। देखो यहाँ पर यह जो हिंट लिखा हुआ है, इसका लिखने का रीजन है, ठीक है। हालांकि इसे लागू लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय किया गया था। अगर मान लो एग्जाम में आपको पूछे
महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? अगर आपको ऑप्शन में होल्ट मैकेंजी दिखाई दे और यहाँ देखो लॉर्ड विलियम बेंटिंग दिखाई दे, तो आप सभी किस में टिक मारोगे? देखो बिहार बोर्ड किनको सही मानेगा मालूम है? होल्ट मैकेंजी को सही मानेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कहने का क्या मतलब है, महलवाड़ी व्यवस्था की योजना और शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी। क्वेश्चन हम सभी को क्या पूछ रहा है, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होल्ट मैकेंजी। अब यहाँ पर देखो नीचे में क्या लिखा हुआ है, हालांकि इसे लागू लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में किया गया था। ठीक है, दोनों में कोई एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा एग्जाम में। अगर दोनों में दिखाई दे, दोनों ऑप्शन दिखाई दे, तो आपको होल्ट मैकेंजी में टिक मारना है ऑप्शन नंबर ए में। समझ गए? 24 नंबर में देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में जब हमारे भारत में विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यही क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छे से देख लो। 25 नंबर में 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोहों का नेता कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोहों का नेता कौन था? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो अभी तक हम सभी ने लगभग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक का सही आंसर देख चुके हैं। आप सभी मेरे को ये कमेंट करके बताओ कि कितने बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक का सभी सही आंसर याद हो गए हैं, और कितने बच्चे का 25 में कौन बच्चे 25 में लगभग कितना नंबर लाए हो। ठीक है, कितना बच्चे 25 में कितना क्वेश्चन सही किए हो कमेंट करो। लाइव क्लास रहता तो काफी मजा आता। ठीक है, अगर लाइव क्लास रहता तो काफी मजा आता। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आपसे भी ईमानदारी पूर्वक बता देना। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 26 नंबर की ओर। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? ठीक है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित कर दी गई थी? तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 1911 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 27 कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आप सभी को सिर्फ पूछ रहा है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी, कब की गई थी? तो 1773 आपको डेट याद रखना है। किनके द्वारा? देखो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, 28 नंबर में देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? अब देखो यहाँ पर भी बहुत बच्चे गलती करते हैं। 19 अगर ऑप्शन में दिखाई देगा उनको 1924, तो 1924 में ठीक आपको भूल के भी नहीं मारना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, यानी कि इनको बनाने का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो आपको याद रखना क्या है, यहाँ पर देखो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, 1911 में। ठीक है, अगर ये पूछे आप सभी को गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब पूरा हो गया था, तो 1924 उनमें टिक मारना है। ठीक है, हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो आप सभी को बेझिझक टिक मारना है 1911 में, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, आप सभी को 1 नंबर प्लस मिल जाएगा। 29 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? जी 29 का सही आंसर होगा 1915 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 30 नंबर में देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? चंपारण सत्याग्रह, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, बिहार से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे बिहार से। 31 चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? चोरी चोरा जो कांड हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो 31 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में मेरे भाई आपको याद रखना है 31 का सही आंसर। 32 गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मैं आप सभी को टोटल 50 क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, देखो मेरा कहने का सिंपल मतलब है कम पढ़ो, लेकिन वही क्वेश्चन पढ़ो ना जो क्वेश्चन पूछने का लायक होता है। ठीक है, देखो मैं भी आप सभी को 200 क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, 300 क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, 1000 क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा सकता हूँ। देखो मैं चाहता हूँ आप सभी को वही क्वेश्चन शेयर किया जाए, अरे जो क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है। ठीक है, मैं पहले लगभग 10 साल से जितना भी क्वेश्चन को पूछा गया है, मैं सभी क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखता हूँ कि कौन साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद मैं आप सभी को 50 क्वेश्चन दिखाता हूँ जो क्वेश्चन अगला साल पूछने का चांस होता है, यानी कि 2027 में। ठीक है, चलिए 32 का सही आंसर आप सभी को याद हो गया, 1931 में। चलिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 33 का सही आंसर होगा 1928 में आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर।
34 असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1920 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1920 में हुई थी, ठीक है। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, यानी कि किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था या फिर कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को आपको याद रखना है, ठीक है। 36 बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? पानी पीने दीजिए मेरे को। अभी तक जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हो, फटाफट वीडियो को लाइक कर लो, रिक्वेस्ट है आप सभी से। चलिए, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? मालूम है? नहीं मालूम हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, 1905 में, ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 में हुआ था, ठीक है, याद रखना है आप सभी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, ठीक है। 37 का सही ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जी, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 39 भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? जब हमारे भारत देश का निर्माण तैयार हो रहा था बन के, तो उस समय भारत के संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिंपल सा है, आपको याद रखना है 2 वर्ष यानी कि 2 साल लगा था, 11 महीना लगा था, यानी कि 3 साल में कुछ ही दिन बाकी था, ठीक है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, ध्यान देखिएगा आपसे भी, यहाँ देखो, ध्यान दीजिएगा जरा, कहाँ गया भाई, यहाँ देखो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है। चलिए, भारतीय, यहाँ देखो, भारतीय संविधान कब देखो, भारतीय संविधान कब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकृत और अधिनियत किया गया था, बताइए। तो देखो, 40 का सही आंसर क्या होगा? 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। भारतीय संविधान कब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। 41 हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, अगर आपको मालूम है। और यहाँ पर देखो, बहुत बच्चे गलती भी करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? अगर आपको मालूम है इनका सही आंसर, तो मेरे को कमेंट कर दो। मेरे को मालूम है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर टिक मारेंगे लोथल में, ठीक है। 41 का सही आंसर लोथल में टिक मारोगे या फिर मोहनजोदड़ो में टिक मारोगे आप सभी। देखो, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो 41 का सही आंसर आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे और बहुत सारे टीचर ने बता रखा है विद्यार्थी लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखी गिढ़ी, ठीक है, राखी गिढ़ी को माना जाता है, ठीक है। देखो, लेकिन बिहार बोर्ड किनको सही मानेगा? मोहनजोदड़ो को सही मानेगा, ठीक है, आपसे भी याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो देखो, 42 का सही आंसर होगा मेरे भाई, नेपोलियन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। 43 नंबर में मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो आप सभी को शायद मालूम होगा, ऑप्शन नंबर सी 8 प्रकार के, ठीक है। 44 नंबर में सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप भारत के कौन से राज्य में स्थित है? यहाँ पर भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन्हीं तीनों प्रदेश में आप गलती करोगे, लेकिन आपको नहीं करना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे, मध्य प्रदेश। ध्यान से पढ़ लो, मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए, किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? या फिर किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो 46 का सही आंसर है अलबरूनी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर में दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो 1875 में हुआ था, ठीक है। 46 का सही जवाब क्या होगा? 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1875 में, ठीक है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यहाँ पर 45 नंबर में क्वेश्चन क्या था
किताब उड़ रेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो देखो 45 का सही जवाब होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, इबन बतूता का। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलती बता रखा था इसलिए आई एम सो सॉरी। ठीक है, आपसे भी मेरे को माफ कर देना। किताब उड़ रेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इबन बतूता का मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। 45 का सही जवाब क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर में दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो 1875 में। 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कॉर्नवालिस कोड किस वर्ष बना था? कॉर्नवालिस कोड किस वर्ष बना था? तो 1793 में बना था, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 1793 में बना था। 48 पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 48 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1932 में। ठीक है, पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ था। 49 मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना यानी कि मुस्लिम लोगों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुआ था। मुस्लिम लोगों की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, और सबसे लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर मैं आप सभी को कुछ कहना चाहूंगा, आप सभी वीडियो को भगाना मत। ठीक है, फिर से कहना चाहूंगा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 50 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मैं आप सभी को कुछ कहना चाहूंगा, अगर आप सभी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो अगर आप सभी सच में सीरियस हो कि हमको 2027 के बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री में 90% से प्लस मार्क्स लाना है, तो मैंने आप सभी को बता रखा है कि कैसे आप स्मार्ट स्टडी के जरिए 2027 के बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री में 90% से प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सभी सहमत हो तो भी इनसे पहले जो मैंने वीडियो बना रखा है उनको भी जाकर के जरूर देखना। सभी वीडियो में आपको VBI क्वेश्चन दिखाया गया है। ठीक है, और सभी वीडियो में मैंने बता रखा है कि कैसे आप 90% से प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो। ठीक है, यही नहीं यानी कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में ही नहीं, अगर आप सभी आर्ट्स के विद्यार्थी हो, यहाँ देखो आर्ट्स के स्ट्रीम हो, आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट हैं, इस चैनल पर आप सभी को आर्ट्स का ही तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आप सभी जाकर के प्ले लिस्ट खोलना, वहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा जिनका जो सब्जेक्ट है, सभी वीडियो में आपको देखने के लिए सभी बातें मिल जाएंगी। ठीक है, आप सभी फिलहाल के लिए मेरे को ये बताओ कि आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी, कि आप सभी को सभी क्वेश्चन आंसर याद हुए? अगर याद हुए हैं तो अच्छी बात है, जिनको याद नहीं हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को दोबारा देख लो, 101% उनको याद हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम सभी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप सभी। ठीक है, आप सभी के लिए मैं ऐसा ही रोजाना क्लास लाता रहूँगा। जय हिंद।